नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी लोगों का स्वागत है 60 मिनट 60 खबरों में। रुक करते हैं खबरों का। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत एक बार फिर से बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच अगली बातचीत अब दिसंबर 5 को होगी और बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 2-3 बिंदुओं पर किसानों की चिंता है। सरकार खुले मन से चर्चा कर रही है। आज किसानों से अच्छे माहौल में बातचीत हुई। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि नए एक्ट में एपीएमसी खत्म हो जाएगा। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे, वाणिज्य एवं खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और पंजाब से सांसद और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 35 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहाँ तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफ़ी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि एसडीएम कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। और साथ ही उन लोगों ने फराली के विषय में भी एक ऑर्डिनेंस है, उस पर भी उनकी शंका है। विद्युत एक्ट है, उस पर भी उनकी शंका है। इस दिशा में भी बातचीत की थी, तो इसमें भी सरकार पूरी तरह विचार करने के नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है। इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बात। तो वहीं बैठक खत्म होने के बाद किसान नेता भी अपनी बात कहते हुए नजर आए। इस दौरान आजाद किसान संघर्ष समिति के हरजिंदर सिंह टांडा ने कहा कि वार्ता आगे बढ़ रही है। हाफ टाइम में ऐसा लग रहा था कि आज की मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। दूसरे हाफ में ऐसा लगा कि सरकार पर किसान आंदोलन का दबाव है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने एमएसपी पर संकेत दिए हैं। ऐसा लगता है कि एमएसपी को लेकर उनका रुख ठीक रहेगा। वार्ता ने थोड़ी प्रगति की है। राकेश टिकैत ने कहा कि मुद्दा कानून को वापस लेने का है। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुनवाते हैं। अभी कोई बात नहीं मानी है और ठुकरा दिया है। अभी जो है कल का टाइम मांगा है सरकार ने। कल का टाइम है, कल का एक दिन का टाइम मांगा है। उसमें सरकार संशोधन को लिए की बात करने लगी है, पर हम अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि हम इसको रद्द कराना है, वापस करवाना है। और सरकार इस बात पर भी
थोड़ा सहमत हुई है। अभी एमएसपी पर भी विचार किया जाएगा। उनके कल वो अपने तौर पर विचार करेंगे। परसों हमारी 1 बजे 2 बजे मीटिंग होगी और उससे पहले कल हमारी सारे संगठनों की, सारे हिंदुस्तान के जितने संगठन इस मीटिंग में शामिल हुए हैं उनकी सभी की 11 बजे हमारी मीटिंग होगी इमरजेंसी। इसीलिए सरकार थोड़ा सा कदम बढ़ाया। अब हम अपनी जो पुरानी मांग है उस पर अड़े हुए हैं कि संशोधन है जो हमसे मंजूर नहीं, हम पूरे जो हैं तीनों कानून उनको वापस कराने की हमारी पुरानी मांग है, उस पर हम कायम हैं। तर्क अच्छे हुए हैं और उसके बाद फिर जो आखिरी है वो सरकार ने जो है वो ये कहा है कि आपने जो पॉइंट बताए हैं हम इनको पूरी तरह से विचार कर लें, अपने सचिवों को बुला लें और पूरी तरह से विचार करने के बाद परसों को दोबारा मीटिंग उन्होंने रखी है और हमने भी कल दोबारा मीटिंग रख ली है। तो लेकिन हमारा फैसला ये है कि तीनों कानून जब तक पूरी तरह से रद्द नहीं होते और एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनाया जाता तब तक हम अपना आंदोलन। चल मीटिंग ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਲ ਭਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। तोमर साहब ने तो बात सुनी, लिखा और संशोधन की बात वे करते हैं। सर अगर एमएसपी पर सरकार राजी होती है, सरकार ने संकेत दिया है। हाँ, सरकार ने एमएसपी पे संकेत नहीं, अभी तो चल रहा है, अभी तो बिल वापसी की भी बात है, अभी पूर्ण रूप से बिल वापसी की भी बात है। हाँ। और सरकार बिलों में संशोधन चाहती है। एक बात अगर मानती है सरकार की एमएसपी नहीं, एक पर नहीं, बहुत सी चीजों पर बात होगी। तीनों कानून वापस लेना ही पड़ेगा। अभी किसानों की तरफ से यही कि बिल वापसी हो और सरकार बिलों में संशोधन और एमएसपी पे बात करना चाहती है। एक लाइन बता दीजिए, आखिरी सवाल कि आज की बैठक के बाद आपको लगता है कि कुछ बात आगे बढ़ी है या हाँ, नहीं बढ़ी, कुछ बात आगे बढ़ी। तो वहीं कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों ने दो टूक अंदाज में कहा कि सरकार को इन कानूनों को तुरंत रद्द करना चाहिए और जब तक कानूनों को खत्म नहीं किया जाएगा प्रदर्शन जारी रहेगा। इन सबके बीच में पंजाब के प्रधान और सांसद भगवंत मान ने केंद्र से सांसद को तुरंत विशेष सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। लड़ाई हो, चाहे वो आत्मनिर्भर अनाज पर बनाने के लिए हरी क्रांति हो, तो आज अपने आप का अस्तित्व बचाने की लड़ाई जो है पंजाब लड़ रहा है। पंजाब लीड कर रहा है, लेकिन पूरे देश का किसान उनके साथ आ गया, जाग लगा दिया पंजाब ने। लेकिन मान साहब, आपको लगता है कि इस तरह की बैठकों का कोई हल निकलेगा? क्योंकि अपने रवैये में केंद्र जो है वो बदलाव करने को तैयार नहीं है। अपने रवैये में अगर बदलाव करे तो शायद हल भी निकले। ये बात कह दे कि हाँ, एमएसपी के इंश्योरेंस दे देते हैं, कानूनों में बदलाव कर देते हैं ताकि किसानों को राहत मिले, लेकिन वो बात नहीं हो रही। किसानों की जानकारी दी जा रही है, समितियां बनाने की बात की जा रही है जो पहले बननी चाहिए थी जब ये कानूनों पर चर्चा होनी थी। देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है कि उनके रवैये में बदलाव आएगा तो बातचीत चौथे दौर में भी खत्म हो सकती है। इतनी देर तक गई क्यों बातचीत? अगर आधी रात को पार्लियामेंट खुलवाकर जीएसटी का रूल लागू कर सकते हैं कि बहुत क्रांति ला दी, तो क्या दिन में एक दिन के लिए कल परसों जब भी तो संसद का एक स्पेशल सेशन बुला के इन बिलों को वापस ले लो। वो ट्रैक्टर जो है दिल्ली की तरफ जिनके मुंह हैं, उनके मुंह अपने खेतों की तरफ हो जाएंगे, वो अब खुशी खुशी नाचते हुए आएंगे जी कानून वापस हो गया, हम अपनी खेती जो है अब अच्छे से अपनी फसलों को संभालेंगे। मतलब, लेकिन वो समझते नहीं है, इतने अड़ियल हैं कि मानते नहीं है किसी की बात, बस खुद को ही सही सही बोल रहे हैं बस। सो इसलिए मैं तो आज अरदास करता हूं कि केंद्र के रवैये में थोड़ा मतलब बदलाव आए और उनकी मांगों को। उनका भगवंत मान लगातार दिल्ली में भी किसानों के मोर्चे के अंदर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। कई तरह के आरोप यहाँ पर जो कह सकते हैं कि शिरोमणि अकाली दल पार्टी पर लगाया और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह से स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर 35 मिनट की बैठक का एजेंडा क्या था और किस मसले पर चर्चा हुई थी। इस बारे में पंजाब की जनता को, किसानों को जानकारी दें ताकि उन्हें भी पता लग सके कि आखिर उस बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह के समक्ष क्या कुछ मांगे किसानों की उठा कर आए हैं। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, एएनबी न्यूज़।
केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले 8 दिन से जारी है। बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगियों में से एक रही शिरोमणि अकाली दल किसानों के साथ खड़ी है। कृषि कानूनों को लेकर वो मोदी सरकार पर हमलावर हो रही है। इस मुद्दे के कारण वो एनडीए से भी अलग हो चुकी है। वहीं अब शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने किसानों के आंदोलन को लेकर बयान दिया है। सुखबीर सिंह बादल ने आंदोलन में खालिस्तानियों की मौजूदगी की अफवाहों को लेकर आक्रामक रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में कई बूढ़ी महिलाएं भी शामिल हैं। क्या वो खालिस्तानी लगती हैं? ये देश के किसानों को संबोधित करने का कोई तरीका नहीं है। ये किसानों का अपमान है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन से हरियाणा सरकार की सहयोगी पार्टी जसपा भी परेशान दिखाई दे रही है। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने केंद्र से किसानों की बात मानने का अनुरोध किया है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। जनता पार्टी के तमाम सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय दिग्विजय चौटाला से हम बातचीत करते हैं। किसानों का आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है, एमएसपी की मांग जो मुख्य रखी हुई है उनकी तरफ से, इस पे पार्टी का क्या स्टैंड है सर? कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? एमएसपी की बात पर सरकार ने क्लियरिटी लाई और आज केंद्रीय मंत्री जो भारत सरकार के हैं उनने ये बात मानी कि एमएसपी को हम शामिल करने को तैयार हैं। किसानों की एक बड़ी जीत है और बाकी बचे मुद्दों पर भी किसानों की बात मानी जाए। गठबंधन में आपकी पार्टी सरकार चला रही है, तो जो तमाम जो केंद्र के नेता हैं या सरकार केंद्र की, उससे आपकी पार्टी लेवल पर किस तरह की बातचीत रखी गई किसानों को जो हित में साबित हो? डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में निशान सिंह जी, मांगड़ साहब और सभी सीनियर नेता निरंतर बातचीत कर रहे हैं। उनके लोगों से भी कर रहे हैं, हम अपने लोगों से भी कर रहे हैं। जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं। अभी आप हाल ही में जो किसान दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच रहे थे, देखा था कि पुलिस के द्वारा उनको रोकने का प्रयास भी किया गया। कितना उचित मानते हैं इस तरह के जो किसानों को रोका जा रहा था या वाटर कैनन का प्रयोग हो रहा था? ऑफेंसिव एक्शन कहीं लिया गया होगा, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर जो मुकदमे दर्ज हुए वो वापस लिए जाने चाहिए। निगम चुनावों की घोषणा हो चुकी है, गठबंधन में लड़ेगी जेजेपी या फिर अलग से पार्टी से मिलकर के लड़ेंगे? जैसे बड़ौदा इलेक्शन लड़े थे वैसे ये चुनाव भी मिलकर के लड़ेंगे और निश्चित तौर पर बीजेपी जेजेपी मिलकर ये चुनाव भारी बहुमत से मेयर भी और आगे काउंसिल के चुनाव भी जीतेंगे। किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसको सही मानते हैं आप? किस प्रदेश के मुख्यमंत्री से करेंगे इस जो मुकदमों को वापस लेने के लिए आप कोई मांग रखेंगे? आज सरदार निशान सिंह जी के नेतृत्व में हमें बुलाया गया था और पार्टी के तौर पर हमने ये फैसला लिया कि ये वापस होने चाहिए। जब हमारा स्टैंड ही वापस होने चाहिए कह रहे हैं हम, तो फिर हम उसको ठीक थोड़ी मानेंगे। हम तो गलत मान रहे हैं, मुकदमे गलत दर्ज हो। कई बड़े नेता सर किसानों के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, अपने अवार्ड तक वापस कर रहे हैं, तो ये जो अवार्ड वापसी है या इस समर्थन को किस तरह देखते हैं? सब अपने अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। शुक्रिया। तो ये थे जननायक जनता पार्टी के इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला, जिन्होंने किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी किसानों के साथ है और केंद्र के जो नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है कि किसी न किसी तरह कृषि के जो किसानों की जो आवाज़ है वो उन तक पहुंच सके। कैमरामैन केवी वालिया के साथ अभिषेक तक्षक, एएनबी न्यूज़। अब ऐसे में किसानों के प्रदर्शन के बीच में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो देश भर में प्रदर्शन होंगे। ममता बनर्जी लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में दावा किया कि कृषि कानूनों पर किसी भी पार्टी ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, लेकिन वो अड़ी हुई है। आपको बता दें कि किसानों का प्रदर्शन कई महीनों से चल रहा है। पिछले 8 दिनों से किसान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए किसान संगठनों और सरकार के बीच आज भी बैठक हुई, जो कि बेनतीजा रही। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 7 दिनों से सड़क पर उतरे किसानों के प्रतिनिधियों का जो मंडल है वो केंद्र सरकार से बातचीत भी उन्होंने की है। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बातचीत हुई। बैठक में किसानों ने अपनी समस्याओं को बिंदुवार प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाया है और साथ में उन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से इस तमाम समस्याओं को समझाया है। सरकार और किसान प्रतिनिधियों ने एक एक बिंदु पर बात की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। चर्चा के बीच हुए लंच ब्रेक के दौरान किसानों ने सरकार द्वारा दिए गए लंच और चाय तक को स्वीकार नहीं किया।
किसानों लंच के दौरान अपने साथ लाया हुआ खाना ही खाया। किसानों ने बताया कि अभी लंच ब्रेक हुआ है, सरकार ने हमें खाने और चाय का ऑफर दिया था, लेकिन हमने मना कर दिया और अपने साथ ले गए लंगर को ही खाया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित एनडीए की नई सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। नई सरकार ने पिछले 11 महीने में की गई कार्रवाई का ब्यौरा सार्वजनिक करके अपनी मंशा का संकेत दिया है। ब्यौरा के मुताबिक इस साल 85 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है और साथ में 644 के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई बालू, दारू और जमीन की हेराफेरी के मामले में की गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने पिछले 11 महीनों में की गई कार्रवाई का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। गड़बड़ी के कारण कार्रवाई की जद में आए पुलिस वालों में 6 आईपीएस और 32 बिहार पुलिस सेवा के अफसर हैं। सबसे ज्यादा पुलिसकर्मियों पर शराबबंदी कानून में कोताही, अवैध खनन, परिवहन और जमीन संबंधित मामलों में कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश में रोजगार उत्पन्न करने के लिए उद्योग धंधे लगाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर लगातार देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के संपर्क में हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री से देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी और साथ में कुमार मंगलम, बिरला और मुकेश अंबानी ने फोन पर बात की है। सरकार का दावा है कि इन तीनों उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर इच्छा जाहिर की है। इसी को लेकर इन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की। जानकारी के मुताबिक विदेश से वापस आने की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी ने क्वारंटाइन में हैं, इसलिए व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हो पाई। निवेश पर आगे की चर्चा करने के लिए मुकेश अंबानी मुख्यमंत्री योगी से मिलने लखनऊ आएंगे। इस मुलाकात के दौरान यूपी में निवेश पर विस्तार से चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इसके अलावा करीब 1 दर्जन बड़े बिजनेस ग्रुप से अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करने के लेकर सहमति बनी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। ममता सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में जनवरी से 3% बढ़ोतरी की घोषणा की है। आपको बता दें कि बंगाल में अगले साल चुनाव होना है और इस बार बीजेपी बंगाल में टीएमसी के लिए चुनौती बनकर उभरी है। ऐसे में टीएमसी वोटरों को लुभाने का कोई मौका ममता बनर्जी नहीं छोड़ रही हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ भी ममता मुखर होकर बोल रही है। ममता बनर्जी ने इसके लिए शुक्रवार को पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इन कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करेगी। मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर किसानों के आंदोलन को समर्थन किया। एकत्रित हुए लोकदल कार्यकर्ताओं ने किसानों की मांग को लेकर हर हाल में पूरा किए जाने की मांग की है और किसान बिल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही किसानों की मांग पूरी नहीं की गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने किसान बिल जल्द से जल्द वापस लिए जाने की केंद्र सरकार से मांग की है। ज्ञापन इसलिए दिया गया, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से 10 दिन तक पूरे देश का किसान दिल्ली में एकत्रित है। सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही और कोई फालतू के काम हो तो सरकार तुरंत एक्शन लेती है, परंतु ये अन्नदाता इस देश का मालिक है, इसी पे टिकी हुई है पूरी अर्थव्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं टिकी हुई हैं। तो किसान कृषि प्रधान देश होने के बावजूद 10 दिन से किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। न कोई व्यवस्था है, न कोई सुनवाई है। पूरे देश में किसानों में आक्रोश है और आदरणीय जयंत चौधरी जी कल धंधे पे भी गए और उन्होंने अपने आवास पे खाना बनवाया, खाने की व्यवस्था की, कंबलों की व्यवस्था। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से तुरंत संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने की अपील की है। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर कहा कि इस समय देश में आंदोलनरत किसानों की समस्या बड़ी है। इसके अलावा कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी, आर्थिक मंदी और बेरोजगारी जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में तुरंत चर्चा कराने की जरूरत है, इसलिए सदन में इन पर चर्चा की जानी चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली में किसानों का पिछले कई दिनों से आंदोलन जारी है, जिसको लेकर कांग्रेस किसी भी मोर्चे पर पीछे हटती नजर नहीं आ रही है।
देश के कई दूसरे शहरों की तरह दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि कोरोना संक्रमण की दूर का आकलन करने के बाद दिल्ली या इसके कुछ हिस्सों में रात का कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने आंदोलन को लेकर भी अपनी बात कही है और साथ में उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि ये सभी आवश्यक उपाय कर रही है और राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को 3 दिसंबर से पहले स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार ये तय करे कि दिल्ली या दिल्ली के कुछ हिस्सों में नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत है या नहीं है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो संक्रमण के मामले से निपटने के लिए जांच और संपर्क का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करें। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ संतों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। ट्रस्ट से महंत धर्मदास और रामविलास दास वेदांती का नाम ना होने के कारण दोनों संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। महंत धर्मदास और वेदांती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर ट्रस्ट में बंदरबाट हो रहा है। उन्होंने कहा कि संपत्ति और आने वाला दान सब रामलला का है। सभी ट्रस्टी और शामिल संत सब सिर्फ एक सेवक हैं। महंत धर्मदास ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भी टिप्पणी की है। आपने कहा पूरी बात नहीं चल रही, वो हमें कहा नहीं है, हम रखे हुए हैं। नोटिस में आरोप ये है कि जो उन लोगों ने जो ट्रस्ट बनाया है, जो भगवान के नाम से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि भगवान के सब चीज भगवान के होगा, ये भगवान के बनाइबे ने की अपने बन गए हैं। भगवान के मतलब कि अलग कर करके अपने थोड़ा कर करके के लोग बंदर बांट कर रहे हैं। इसलिए हमारा का नाम है कि जो भी संपत्ति सुप्रीम कोर्ट में या जो भी राम जी के नाम से आया है वो सब रामलला के हैं, मालिक रामलला है। कोई भी ट्रस्टी, कोई भी महंत, कोई भी सेवक, कोई भी पुजारी वहाँ पर केवल एक कर्ता रूप में, सेवक रूप में रह सकता है, न कि कोई मालिक बन करके वहाँ पर रहने के कोई अधिकार नहीं है। मालिक भगवान राम जी। अब मालिक के नाम से सब जमीन सब मेरा कुछ नहीं कहना है इसमें। मेरा इतना ही कहना है कि ट्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वो निर्माणी अखाड़ा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। निर्माणी अखाड़ा के ही महंत थे हमारे श्री अभिरामदास जी महाराज, लेकिन इस ट्रस्ट में निर्माणी अखाड़ा के किसी व्यक्ति का नाम नहीं आया है। इसलिए निर्माणी अखाड़ा के व्यक्ति के नाम को रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जब श्री राम जन्मभूमि न्यास का निर्माण हुआ था तब अशोक सिंघल जी ने निर्माणी अखाड़ा के नाम पर मुझको उस ट्रस्ट में रखा था और ये घोषित किया था कि हनुमानगढ़ी निर्माणी अखाड़ा के नाम पर ही डॉक्टर रामविलास दास वेदांती को नामित किया जाता है। लेकिन जब ये नए ट्रस्ट का निर्माण हुआ, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण हुआ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में गुरुवार को हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है। बुधवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद डार्क रेड जोन में थे, जबकि बृहस्पतिवार को ये रेड जोन में आ गए। गुरुवार सुबह नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचांक AQI 360 दर्ज किया गया। गाजियाबाद में ये सूचांक 376 रहा। बुलंदशहर में AQI 384 रहा। हापुड़ में 178, फरीदाबाद में 314, गुरुग्राम में 315 दर्ज किया गया है। वायु प्रदूषण रोकने की बढ़ने की वजह से NCR में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आंखें भी जल रही हैं, जलन हो रही है। दिल्ली मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए खबर बहुत जरूरी है और बड़ी खबर है। मेट्रो में एंट्री के वक्त आपका कोरोना जांच हो सकता है। जी हां, मेट्रो में प्रवेश करने से पहले आपका मेट्रो स्टेशन पर कोविड-19 का टेस्ट हो सकता है। यही नहीं, ये व्यवस्था कहीं भी किसी भी मेट्रो पर आपको रैंडम तरीके से मिल सकती है। ये पहल कोरोना के मरीजों की पकड़ और संक्रमण को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए साकेत मेट्रो के बाहर कोरोना जांच कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान साकेत मेट्रो स्टेशन से यात्रा करने से जा रहे सभी यात्रियों की कोरोना जांच की गई। इसके बाद ही उन्हें यात्रा करने की अनुमति दी गई।
उज्जैन के थाना चिंतामण क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने फतेहाबाद से उज्जैन की ओर ले जा रहे 1,62,000 रुपए से ज्यादा की कीमती की अवैध देशी शराब से भरे ट्रक को धर दबोचा है। इस दौरान ट्रक ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। तो वहीं जब ट्रक के कैबिन में छानबीन की गई तो सामने आया कि ट्रक इंदौर का रहने वाला राजेश चला रहा था। ट्रक में से कुल 33 पेटी शराब बरामद की गई है। दरअसल उज्जैन में पिछले कुछ दिनों से शराब कांड के बाद से अवैध कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। 2 दिन पहले भी थाना चिमनगंज क्षेत्र में ऑटो पार्ट्स की बिल्टी में शराब तस्करी कर रहे ट्रक को उज्जैन पुलिस ने धर दबोचा था। फिलहाल पुलिस ने ट्रक और अवैध शराब को अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। केंद्र सरकार के बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सियासी और सामाजिक संस्थाओं ने लगातार बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। अब मुलाजिम यूनियन भी किसानों के समर्थन में उतर आई हैं। इसी कड़ी में आज जिला फतेहगढ़ साहिब में के हल्का बस्सी में पंचायत सचिव यूनियन और मनरेगा कर्मचारी यूनियन की तरफ से किसानों के समर्थन में और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली गई। ये रोष रैली जिलाध्यक्ष पंचायत सचिव यूनियन मंगत सिंह और मनरेगा कर्मचारी यूनियन के जिलाध्यक्ष मनदीप सिंह की अगुवाई में निकाली गई। ये रोष रैली बस्सी पठाना के बाजारों से होती हुई बीडीपीओ कार्यालय बस्सी पठाना में खत्म हुई। इस मौके पर बोलते हुए मंगत सिंह और मनदीप सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर लेकर हम किसानों और उनके संघर्ष की पूरी हिमायत करते हैं। केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून बनाए हैं वो जल्द रद्द किए जाने चाहिए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। मेरठ के मवाना में उस वक्त हंगामा हो गया जब मोटरसाइकिल चालक ने पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जिसके बाद चालक और सेल्समैन में जमकर बहस हुई। मामला इतना बढ़ गया कि सूचना पुलिस को देनी पड़ी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में दोनों पक्षों को सुना। दरअसल मवाना में एक पेट्रोल पंप पर चालक ने मोटरसाइकिल में पेट्रोल कम डालने का आरोप लगाया, जिसके बाद सेल्समैन और चालक में बहस होने लगी। फिर सेल्समैन ने मोटरसाइकिल पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि मोटरसाइकिल पर नंबर सही से नहीं लिखे हैं। जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले में जांच की और दोनों पक्षों को समझाया और उसके बाद दोनों समझौता हो गया। मुकत्सर साहिब की नगर कौशल में पहुंचे सफाई कमीशन के मेंबर ने सफाई कमीशन मोहाली के मेंबर इंद्रजीत सिंह ने सफाई सेवकों से बातचीत की और इस दौरान इंद्रजीत सिंह ने सफाई सेवकों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली और फिर जल्द ही सभी समस्याओं के जल्द समाधान के लिए अधिकारियों को कहा और साथ में अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। मुक्तसर साहिब के क्षेत्रफल बढ़ने के और साथ में सफाई कर्मचारियों की कमी के बारे में बात करते हुए कहा कि अभी सफाई कमीशन को बने हुए मात्र 1 साल ही हुआ है और जल्द ही नए सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी और इस कमी को पूरा किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर सफाई कर्मचारियों की मांग नहीं होती है तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों की पूरी जानकारी हमें दी जाए ताकि उसकी शिकायत पर सफाई कमीशन को पास करे और उनका ये भी कहना है कि जल्द ही जल्द तमाम जो समस्याएं हैं आप हमारे पास भेजें। अगर अधिकारी नहीं मानते हैं तो हम उन्हें जल्द पूरा कराएंगे। नगर निगम का 200 करोड़ का बॉन्ड बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस ऐतिहासिक पल के साक्षी रहे। ऐतिहासिक पल इसलिए भी क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया का पहला नगर निकाय है जिसने अपना बॉन्ड जारी किया है। लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड लिस्टेड होने के बाद अब जल्द ही लखनऊ में औरंगाबाद खालसा स्थित बहुमंजिला आवासीय योजना का काम भी एक बार फिर से शुरू होगा, जो बजट्स की कमी के चलते 3 साल से रुका पड़ा था। नगर निगम ने 2016 में औरंगाबाद खालसा में बहुमंजिला आवासीय योजना शुरू की थी, लेकिन बजट की कमी के चलते 2017 के अंत में इस योजना का काम ठप हो गया।
5 हेक्टेयर में इस आवासीय योजना में कुल 684 अपार्टमेंट बनाए जाने हैं। 800 गाड़ियों की क्षमता की डबल बेसमेंट पार्किंग की व्यवस्था भी यहीं पर है। योजना बंद होने से पहले करीब 40 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 291 करोड़ 25 लाख आंकी गई है। अब 60 मिनट 60 खबरों में रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक लें, जल्द हाजिर होते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। रुक करते हैं बाकी खबरों का। फरीदकोट जिले के कोटकपुरा शहर के नजदीक गांव जलालेना कि एक गरीब परिवार पर जो पहले ही कुदरत की मार झेल रहा था, अब उस परिवार पर दुखों का नया कहर टूट पड़ा है, जिससे उस परिवार का सब कुछ तबाह हो चुका है। अचानक परिवार के घर में आग लग गई और घर का सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया। इस गरीब परिवार में 4 सदस्य हैं, जिनमें से 3 मानसिक दिमागी तौर पर विकसित नहीं हैं। परिवार के पास अब खाने पीने पहनने का कोई भी इंतजाम नहीं है। परिवार के 3 सदस्य दिमागी तौर से ठीक नहीं होने के कारण कमा कर भी नहीं खा सकते। पहले से ही समाजसेवी संस्थाओं के सहारे से घर का गुजारा चल रहा था। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही सरकार इस गरीब परिवार की सुध लेगी। तो ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਵੀਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਨੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕਲੱਬ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀਗਾ ਕੱਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਨਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮਨ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। तेज रफ्तार रोडवेज बस की टक्कर से ऑटो सवार 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों को गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया है। हादसा देहात कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर पेट्रोल पंप के पास हुआ। घटनास्थल से लेकर जिला अस्पताल तक अफरा तफरी मची रही। जानकारी पर पहुंचे अफसरों ने घायलों के इलाज की जानकारी ली। इस बीच घायल इलाज के लिए कानपुर रेफर किए गए हैं। मृतकों की शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है। मौके पर मौजूद पुलिस अफसरों ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त हो गई है। लाल बहादुर नाम के मृतक की बच्ची का इलाज
इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। दरअसल रात कानपुर से बांदा की ओर तेज रफ्तार बस जा रही थी, जबकि ऑटो पपरेंदा की ओर जा रहा था। अचानक बस लहराते हुए सीधे ऑटो से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो कई राउंड पलटता चला गया। घटना में 6 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बहुजन समाज पार्टी के सिरसा लोकसभा कोऑर्डिनेटर अधिवक्ता पीएस फॉनर ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बहुजन समाज पार्टी हाईकमान के दिए निर्देशों के अनुपालन में किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी है और साथ में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का समर्थन करती है। वो सरकार से मांग करती है कि इन 3 काले कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस के अवसर पर उन्होंने अपने सभी वकील साथियों के नाम अपील जारी करते हुए कहा कि वो भी किसान संघर्ष का समर्थन करें और वो इस किसान आंदोलन में जो भी किसानों के प्रति नाजायज मामले दर्ज हुए हैं उनको बिना किसी शुल्क के लड़ें, ताकि अन्नदाता के इस लड़ाई में अधिवक्ता वर्ग भी शामिल हो सके। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पर एक सड़क हादसे में दूल्हे समेत 8 लोगों की मौत हो गई। घटना खंडवा जिले के गांव रोशनी के पास हुई, जहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से उसमें सवार दूल्हे सहित 8 लोगों की मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि इस ट्रॉली में 70 लोग सवार थे। ट्रैक्टर ट्रॉली से गांव मोजबाड़ी से बारात मेहुल जा रही थी। तभी दोपहर ग्राम पंचायत रोशनी में एक पुल के पास में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए और खाई में जा गिरे। इस हादसे में दूल्हे की मौत हो गई, वहीं 3 महिला की भी मौत हो चुकी है। इस घटना में 30 से ज्यादा बारात गंभीर रूप से घायल है, जिनमें से 6 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को खंडवा के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं कई घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी भर्ती कराया गया है। ये पेशेंट खालवा से रेफ़र होके आए हैं। बारातियों की गाड़ी थी जो कि पलट गई थी, तो पेशेंट यहाँ पर रेफ़र किए गए हैं आगे के इलाज के लिए। कितने क्या पेशेंट रेफर किए गए? पेशेंट अभी तो 7 ही आए हैं और अभी स्टेबल हैं पेशेंट। एक उनमें से सीरियस है, मतलब अनकॉन्शियस है, उसके बाद में स्थिति बता दी जाएगी। कहाँ क्या घटना घटी थी, कुछ आया है साथ में, कोई परिजन वगैरह लोग आए हैं? नहीं, अभी कोई परिजन नहीं आए हैं। अब ये शादी में जा रहे थे, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं। नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर काजल प्रधान। पंजाब के पटियाला में बार एसोसिएशन ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। वकीलों ने कहा कि किसी भी प्रकार की कानूनी लड़ाई में बार एसोसिएशन किसानों का साथ देगा। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए एडवोकेट भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हम किसान आंदोलन में किसानों के साथ हैं। शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे इस आंदोलन के दौरान जिन किसानों के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं उनके मुकदमे हम बिना फीस लिए लड़ेंगे। इसके अलावा जब भी किसानों को कानूनी मदद की जरूरत होगी हम हर संभव मदद करेंगे। इस आंदोलन में किसानों के प्रति यही हमारा योगदान होगा। इस मौके पर बार काउंसिल के वकील का कहना था कि मोदी सरकार बार बार ये कहना बंद करे कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन में पढ़े लिखे किसान भी हैं जो अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखते हैं। वकीलों का कहना है कि पंजाब के हुए हर एक गांव में 4 से 5 वकील हैं। सरकार को किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए, नहीं तो हम किसानों के साथ मिलकर हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चक्रवात निवार के बाद केरल और तमिलनाडु पर एक और चक्रवात बुर्वे का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में गहरा दबाव का क्षेत्र बन चुका है और इसी के साथ में चक्रवर्ती तूफान में बदलने की संभावना है। भारत मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि चक्रवात बुर्वी त्रिन कोमाली के करीब श्रीलंका तट को पार कर जाएगा। केरल के तिरुवनंतपुरम, कोलम, पठान, मथिट्टा और आलापुझा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवर्ती तूफान के दक्षिण तमिलनाडु में पहुंचने की संभावना है। उधर केरल के सीएम पिनराई विजय ने कहा कि पीएम मोदी ने मेरे साथ चक्रवात की स्थिति के बारे में चर्चा की है। तमिलनाडु में चक्रवर्ती तूफान बुरेवी के मद्देनजर तटीय क्षेत्रों में हवाओं के साथ साथ समुद्र में लहरें भी तेज होने लगी हैं। भारत मौसम विभाग के अनुसार बुरेवी आज रात या कल सुबह तक दक्षिण तमिलनाडु के तट पर होगा और पंबन और कन्याकुमारी के बीच पार करेगा।
पंजाब की मुख्य सचिव विन्नी महाजन ने पटियाला में डिवीजन के उपायुक्तों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मैं पटियाला में पटियाला के सभी डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर से कोरोना महामारी के विकास के रुके हुए कार्यों को वापस शुरू करवाने के लिए बातचीत करने के लिए पहुंची थी और अभी भी कोरोना के केस कुछ कम नहीं हुए हैं, बल्कि हम सभी को इस महामारी से बचाव की जरूरत है। जितना भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की जा रही है उसके अनुसार चला जाए, तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। और जिस तरीके से दिल्ली में केसों की बढ़ोतरी हुई है, हो सकता है कि पंजाब में भी ऐसा हो। इसलिए हमारी पंजाब सरकार की तरफ से महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयारी की गई है। देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर दिव्यांगजनों को सम्मानित किया गया। इस बीच बहराइच के कलेक्ट्रेट में भी दिव्यांगों के सम्मान सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जल अधिकारी शंभू कुमार ने की। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर विधायक और पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर कुष्ठ आश्रम में रहने वाले दिव्यांग बच्चों को उपहार स्वरूप मोबाइल फोन भी दिए गए। समारोह को संबोधित करते हुए नगर विधायक अनुपमा जायसवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ये कोशिश है कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस न होना पाए और समाज में प्रमुख भूमिका वो निभा सके। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर आबादी भेड़ों का पालन करती है। भेड़ से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। उधमपुर से ज्यादा लोग भेड़ों को ही पालते हैं और उनकी ऊन को बेचकर अपना घर चलाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भेड़ पालन के लिए उन्हें सरकार से भी काफी मदद मिलती है, जिससे उन्हें काफी सुविधा मिली है। तो काम करते हुए हमें 10-15 साल हो गए सर। तो ये भेड़ बकरी हम रखते हैं। तो पहले हमारा माल ऐसे ही था, जे देसी माल था, उसका इतना नफ़ा नहीं होता था। तो जो हमारा अभी माल है, हम सिक्योरिटी वाले से बेड़ू लेते हैं, अपने माल में रखते हैं। बेड़ा हमारा दूसरा, उसमें नफ़ा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, मीट भी उसमें ज़्यादा आता है और ऊन भी ज़्यादा आती, वजन भी है उस माल में। तो सर हमारा शौक भी था काम करने का, तो शौक की तरफ हम काम इसलिए काम करते हैं सर। इसमें सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आता है और उसमें इतना फ़ायदा नहीं था। देसी माल था, उसमें इतना फ़ायदा भी नहीं होता था। जो सरकारी माल है ना, जो सर ये बिल्कुल ठीक है, इसमें नफ़ा अच्छा है। बेड़ू हम बेचते हैं 10-12 हज़ार का, 12-13 हज़ार, 15 हज़ार तक हम बेड़ू बेचते हैं सर। बहुत सारे लोग सर जो हमारा चेंज कर चुके हैं, जो सरकारी माल रखा हुआ है, बहुत सारे लोगों। हरियाणा के रेवाड़ी में महिला थाना पुलिस ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला से दुष्कर्म करने और उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को दी शिकायत में शहर की एक युवती ने कहा कि वो 2019 में एक जिम में जाती थी, जहां पर उसकी मुलाकात आरोपी धर्मेंद्र कुमार से हुई। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। वो उसे धारूहेड़ा में एक होटल में लेकर गया। वहां पर उसने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता की अश्लील फोटो और वीडियो बना ली। इन तस्वीरों को दिखाकर आरोपी पीड़िता को ब्लैकमेल करते हुए उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इतना नहीं, पीड़िता की शादी के दौरान भी आरोपी ने जमकर हंगामा किया और कुछ दिनों के बाद आरोपी ने पीड़िता के पति को वो वीडियो और फोटो दिखाए, जिसके बाद पीड़िता ने मामले में पुलिस की गुहार लगाई है और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाने में आके पीड़िता ने कंप्लेंट दी। 2019 में एक लड़के से उनकी जिम के जाते समय दोस्ती हो गई थी, जानकारी हो गई थी, फिर उसके आना जाना था। फिर वो एक दिन उसने कोल्ड ड्रिंक पिला के, उसमें नशे की कोई वस्तु चीज़ पिला के जिससे वो नशा हो गया और उसके साथ गलत काम किया और उसकी अश्लील वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करता रहा, उससे अश्लील हरकतें करता रहा, बलात्कार करता रहा। फिर 30 नवंबर की उस पीड़िता की शादी थी। शादी के दौरान भी उसने हंगामा किया। नेक्स्ट डे को वो उनके घर पे गया है और उसके घर में 2-4 अपने दोस्तों को लेके गया और वहाँ भी गंदी गंदी गालियाँ वगैरह दी और धमकी देकर आया। सूचना पर हमने तुरंत मुकदमा दर्ज करके आरोपी धर्मेंद्र उर्फ डिक्के विजयनगर को गिरफ्तार कर लिया।
मायावती पर अपने बयानों से बसपा को बेचैन कर देने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने इस बार राहुल गांधी को शंकर वर्ण बताया है और देश में लव जिहाद का सबसे बड़ा दुष्परिणाम बताकर हलचल मचा दी है। इशारा साफ है कि बसपा के बाद अब कांग्रेस को मिर्ची लगना तय है। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने कहा कि इनका धर्म नष्ट हो चुका है और अब ये शंकर प्रजाति के धान की तरह हैं। जब जब कसौटी पर उतारा गया तो धान की जगह भूसी ही मिली। उन्होंने कहा कि लव जिहाद पर बहुत पहले कानून बनना चाहिए था, मगर अब बना है, इसके लिए भी सरकार का धन्यवाद है। तो वहीं ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की समस्या को खत्म करने के लिए मुंबई बेस्ड स्टार्टअप रेल ओफी ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। यह फीचर रियल टाइम पीएनआर स्टेटस और ट्रेनों की यात्रा की जानकारी को व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराएगा। कंपनी की तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा में लगने वाली कुल समय और पीएनआर के सर्च करने और ट्रेन की देर होने की सूचना, स्टेशन अलर्ट जैसी जानकारी भी उपलब्ध कराएगा। रेल ओएफई के नए फीचर का लुत्फ उठाने के लिए यूजर को केवल अपना 10 डिजिट का पीएनआर नंबर को व्हाट्सएप नंबर दर्ज कराना होगा। इसके बाद लाइव स्टेशन अलर्ट समेत कई तरह की ट्रेन जानकारी हासिल कर पाएंगे। सीमा के नजदीक तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की बड़ी पनबिजली परियोजना निर्माण की बात पर भारत सचेत हो चुका है। भारत सीमाओं पर मजबूत सड़क नेटवर्क खड़ा करने की कड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनाने जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके निर्माण की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एक पुल विशाल टास एशियाई गलियारे एक बड़ा लिंक होगा जो वियतनाम में डेन नंग के साथ भूटान और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने का काम करेगा। इससे चीन की टेंशन बढ़नी लगभग तय मानी जा रही है। विशाल परियोजना भारत और जापान के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को प्रदर्शित करेंगी। यह परियोजना क्षेत्र में चीन के अतिक्रमण की काट होगी। भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना कई आसियान देशों का, खास तौर पर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओसी को मजबूती देगी। आखिरकार अब वो समय आ चुका है जब कोरोना वैक्सीन की पहुंच लोगों तक होगी। ब्रिटेन में अगले कुछ दिनों में आम लोगों को वैक्सीन मिलने लगेगी। दिग्गज कंपनी फाइजर की वैक्सीन को अमेरिका की सरकार ने इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसी कड़ी में अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपतियों ने यह फैसला किया है कि वे कैमरे के सामने कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। दरअसल फाइजर समेत कुछ कंपनियों ने भले ही कोरोना वैक्सीन की सफलता के दावे किए हों और वे जल्द ही आम लोगों तक पहुंच जाएगी, लेकिन दुनिया भर के कई देशों में लोगों के मन में कोरोना वैक्सीन को लेकर डर बना हुआ है। इसी डर को दूर करने के लिए अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और साथ में बिल क्लिंटन ने एक साथ इस वैक्सीन को लेने का फैसला किया है। अमेरिकी अदालत ने हजारों भारतीय पेशेवरों और शीर्ष अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित 2 H-1B नियमों पर रोक लगा दी है। ये प्रस्ताव विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अमेरिकी कंपनियों की क्षमता को बाधित करते थे। H-1B वीजा एक गैर आवर्जक वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसाय जिनमें सिद्धांतिक या फिर तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होती है, उसके लिए ही विदेशी कर्मचारियों को रखने की इजाजत देता है। अमेरिका हर साल 85,000 H-1B वीजा जारी करता है। आमतौर पर ये 3 साल के लिए जारी होते हैं और इन्हें रिन्यू कराया जा सकता है। करीब 6 साल H-1B वीजा धारकों में से अधिकतर भारत और चीन से लोग आते हैं। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में एक इमारत ढहने से अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि एक अधिकारी ने बताया कि बचावकर्मी मुहर्रम
बेक में ढही 3 इमारत में मलबे में लोगों को तलाश रहे हैं। वहीं नाम उजागर न करने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि मारे गए लोगों में 2 लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और इमारत में रहने वाले लोगों के रिश्तेदारों को घटनास्थल से दूर रख रही है, जबकि कर्मचारी बुलडोजर से मलबा हटा रहे हैं। और इसी के साथ गवर्नर मोहम्मद अल शरीफ ने एक वीडियो में बताया कि प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार घटना के समय 2 परिवार के 9 लोग इमारत में मौजूद थे। हालांकि इमारत गिरने के कारण अभी तक पता नहीं चल सके हैं। इसको लेकर भी जांच बिठाई जा चुकी है। पिछले दिनों पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा भारतीय क्षेत्र में रेकी करने और बीएसएफ के जवानों द्वारा फायरिंग के मामले सामने बताए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन ने भारत में हेरोइन और हथियारों की खेप उतारी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब उसे भारतीय तस्करों के साथ मिलकर सुरक्षित जगह पर ठिकाने पर ले जाने की तैयारी कर रही है। हालांकि बीएसएफ और पंजाब पुलिस द्वारा बॉर्डर ऑब्जर्विंग पोस्ट कोट रजादा और उसके आसपास लगते गांव में जबरदस्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि ड्रोन द्वारा फेंकी गई खेप तस्करों के हाथ न लग सके। पिछले 3 दिनों में पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में 4 बार प्रवेश कर चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कोविड-19 की रोकथाम के लिए फाइजर बायोनेटिक के टीके को मंजूरी दिए जाने के बीच आगाह किया गया है। उन्होंने कहा कि घातक वायरस के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ब्रिटेन फाइजर बायोनेटिक के टीके को मंजूरी देने वाला पहला देश बन चुका है और अगले कुछ दिनों में ज्यादा जोखिम वाले लोगों का टीकाकरण शुरू होगा। जॉनसन ने दुनिया के अदृश्य दुश्मन के खिलाफ विज्ञान की जीत की सराहना की है, लेकिन लोगों से अभी बहुत आशावादी नहीं होने का आग्रह किया है और कहा कि वायरस के खिलाफ लड़ाई लंबी चल सकती है। दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे जीवन पटरी पे लौट सकता है। कई कंपनियों ने वैक्सीन को बना लिया है, लेकिन कोई भी वैक्सीन 100% सही नहीं है। इस पर टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने सवाल किए हैं। भारत में 3 वैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में है। हरभजन सिंह ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें लेकर वो ट्रोल भी हुए हैं। किसानों के प्रदर्शन का आज 8वां दिन हो चुका है। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों के साथ केंद्र सरकार बातचीत कर रही है। उम्मीद है कि बातचीत में सार्थक हल निकलने से मामले में गतिरोध समाप्त होगा। आंदोलन कर रहे किसानों ने 2 टूक लहजे में कहा कि सरकार जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, वे देश की राजधानी से नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन को लेकर बॉलीवुड सहित पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से जमकर रिस्पांस देखने को मिल रहे हैं, समर्थन देखने को मिल रहा है। अब बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने भी ट्वीट किया है। सोनू सूद ने अपने ट्वीट में लिखा कि किसान है तो हिंदुस्तान है। सोनू सूद ने इस तरह से अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि किसान है हिंदुस्तान। सोनू सूद ने इस तरह से किसानों के समर्थन में ये बात कही है। उनके ट्वीट पर यूजर्स भी खूब रिएक्शन दे रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत लगातार अपनी राय रख रही हैं, लेकिन इस बीच इस मुद्दे पर उनकी कई सितारों के साथ बहस भी हो रही है। अब किसानों के मुद्दे पर कंगना रनौत और पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के बीच ट्विटर पर कोल्ड वॉर छिड़ चुकी है। दोनों सितारे एक दूसरे को भला बुरा कहने में लगे हैं। दरअसल कंगना ने हाल ही में किसानों के प्रदर्शन में शामिल बुजुर्ग महिला को लेकर ट्वीट किया, जिस पर दिलजीत दोसांझ ने उन्हें नसीहत दी कि इतना अंधा नहीं होना चाहिए। इस पर कंगना रनौत बुरी तरीके से भड़क गई और दिलजीत दोसांझ को करण जौहर का पालतू करार दिया। किसान आंदोलन को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ट्वीट सोशल मीडिया पर लगातार बहस का विषय बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से भाषा का वो इस्तेमाल कर रही है, उसे लेकर भी कई सितारे आपत्ति जता रहे हैं। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत के बीच जहां सोशल मीडिया पर जंग चल रही है, तो वहीं बॉलीवुड सितारे भी इनके खिलाफ में ट्वीट पर लामबंद हो रहे हैं। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस विदिता बाग ने ट्विटर से शिकायत की है और उनके अकाउंट को बंद करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि ट्विटर पर कंगना नफरत फैला रही हैं, उनके झूठे कोविड-19 वायरस से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इस तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखा है। किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने बैठक में सरकारी खाना
ठुकरा दिया। किसानों ने कहा कि वो अपना खाना साथ लाए हैं और इस तरीके से किसानों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। किसानों के इस वीडियो की जमकर तारीफ हो रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का भी इसको लेकर रिएक्शन सामने आया है। स्वरा भास्कर ने अपने इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि वाओ, किसानों के इस कदम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। वीडियो में किसानों को अपने साथ लाए खाने को खाता देखा जा सकता है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और सिंगर आदित्य नारायण गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। 1 दिसंबर को शादी करने के बाद बीते दिन दोनों की रिसेप्शन पार्टी भी हुई थी, जिसमें आदित्य नारायण के परिवार के साथ साथ भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया, गोविंदा और उनका परिवार और टीवी की कलाकार शामिल हुए थे। आदित्य नारायण के रिसेप्शन से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो अपनी पत्नी श्वेता अग्रवाल के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आदित्य नारायण का ये वीडियो उनके फैन पेज में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है। तो वहीं आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल के रिसेप्शन में सितारों की भी धूम रही। कई टीवी कलाकारों के साथ साथ गोविंदा भी अपने पूरे परिवार के साथ रिसेप्शन में शामिल हुए। खास बात तो यह है कि गोविंदा ने आदित्य नारायण की शादी में जमकर डांस भी किया। गोविंदा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश बिहार लेले सॉन्ग पर जबरदस्त अंदाज में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। गोविंदा का ये डांस वीडियो भी उनके फैन पेज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है, जिसमें उनका अंदाज वाकई कमाल लग रहा है। 60 मिनट 60 खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर